सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए अध्याय जिसमें संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे तथा उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है जिनसे और प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे ताकि उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आपसे छूट ना पाए। देखा जाए पहला प्रश्न है, पहला हम लोग देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि संविधान संशोधन, आखिर संविधान में शोषण की आवश्यकता, संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन के अनुरूप क्या है, संविधान में भी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी। तो नहीं, लगातार परिवर्तन होते देश एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसीलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरीके, सामाजिक भी, आर्थिक भी और राजनीतिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविधान में संशोधन की व्यवस्था आवश्यक है, ताकि क्या हो सके, संविधान में परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार उसको क्या किया जा सके, बनाया जा सके। तो इसलिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ी और कुछ कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए जो समय के अनुरूप उपयोगी थे। तो देखा जाए उसी में से पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है संविधान की किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि संविधान संशोधन, संशोधन की क्यों आवश्यकता पड़ी, जिस तरह से हमारा देश लगातार परिवर्तन होते जा रहा है, जिसमें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरीके से परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविधान में संशोधन व्यवस्था आवश्यक है, ताकि क्या हो सके, संविधान में परिवर्तन परिस्थितियों के अनुरूप उसे बनाया जा सके। तो वही कहा, इसमें कौन सा अनुच्छेद में कहा गया, ऑप्शन में है भाग 1, बी में है भाग 8 और सी में है भाग 16 और भाग डी में है 20। तो भाग 20, जो भाग 20 है 10 और अनुच्छेद 368 के तहत में क्या किया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि किस तरह से आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। जिसमें हम लोग देखेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार से होगी, एक साधारण, एक विशेष, उसके बाद विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। इन 3 विधियों से संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है। जो मुख्यतः संविधान संशोधन होता है वह मुख्यतः साधारण विधेयक से होता है, और कुछ विशेष परिस्थितियों में जिसमें हम लोग देखेंगे विशेष बहुमत द्वारा, विशिष्ट बहुमत द्वारा, उसके बाद जो विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों के द्वारा, यानी यही 3 तरीके से संविधान की संशोधन किया जाएगा। तो पहला प्रश्न हम लोग देख लिए, भाग 10 में देख लिए। अब आता है, अब देखिए भाग 8 में क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में भाग 8 का भी चर्चा है। तो भाग 8 में हम लोग देखे थे राजभाषा से रिलेटेड था, 7 में तो अनुसूचित था, 8 में राजभाषा था, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें 21वां, 71वां और 52वां 2002 में, इस तरह से करके 22 भाषाओं को ऐड किया गया। पहले सिंधी को, फिर मणिपुर कोंकणी को, फिर मैथिली हो गया, संथाली हो गया, बोडो डोंगरी, ये हो गया 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो ये सभी संशोधन था जो 8 में है। तो यह जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी और 20 में, भाग 20 में, अनुच्छेद 368। 2 में देखते हैं, 2 में कहा कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है। अब भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है, ऑप्शन में धारा 161 के अनुसार, धारा 368 के अनुसार, तो हो जाएगा धारा 368 के अनुसार। अगर भाग की बात की जाए तो भाग 20 यानी भाग 20 में इस संविधान के संशोधन का उल्लेख किया गया है कि अगर संविधान में संशोधन करना है, समय एवं स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव लाना है, तो उस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो बदलाव संभव है। जिसमें से हम लोगों ने जाना 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, साधारण, विशेष और विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तीसरा हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में कौन सी विशेष अवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। अब देखिए यह प्रश्न आता है दक्षिण अफ्रीका के, तो ऑप्शन में संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन और मूल कर्तव्य। तो दक्षिण अफ्रीका से बात की जाए तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। अब प्रश्न उठता है, तो क्या सिर्फ दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है? तो नहीं, तो और भी क्या ले गई है संविधान संशोधन के अलावा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो हम लोग देखेंगे कि जो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वह भी क्या किया गया, दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया, तो वह भी होगा। अब ऑप्शन में संसदीय प्रणाली, तो उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। तो ये मुख्यतः जो है ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद मूल अधिकार, तो मूल अधिकार की बात की जाती है यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य, ये मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य तो रूस हम लोग देखेंगे। तो मूल अधिकार लिया गया है। फिर जो न्यायपालिका है यह भी लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। और क्या लिया गया है,
न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रक्रिया है वह भी लिया गया, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया वो सभी अमेरिका से लिया गया। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन मूल कर्तव्य ऑप्शन नंबर डी में है, तो मूल कर्तव्य रूस से लिया गया। तो क्या रूस से सिर्फ मूल कर्तव्य लिया गया? नहीं, प्रस्तावना की न्यायिक निहारता की भी बात की गई और भी कुछ है, जैसे फ्रांस से गणतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो होता है ना, तीन सब, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, वो फ्रांस से लिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना। और भी जैसे जापान है तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जर्मनी के द्वारा आपातकालीन व्यवस्था। तो ये कुछ संक्षेप में हम लोगों ने रिकॉल चीज़ों को कर लिया। तो यहाँ पे तो सिर्फ प्रश्न पूछ रहा है संविधान संशोधन, तो वह आ जाएगा ये संविधान संशोधन का प्रक्रिया किसे लिया गया है, वह लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, 4 में कह रहा है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने जाना कि भारत क्या अन्य देशों में भी जो समय और स्थितियों के अनुसार यानी लगातार परिवर्तन होते देश एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप क्या पड़ा, संविधान संशोधन की भी आवश्यकता पड़ा, ताकि उसे क्या कर सके, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप उसे ढाला जा सके। तो इसके कारण संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी और उसमें से 3 तरह के संविधान संशोधन किया जा सकता है। उसमें से पहला जो था साधारण बहुमत द्वारा, यानी आधे से अधिक अगर उसका समर्थन प्राप्त हो संसद में तब आप कर सकते हैं। तो सामान्यतः जितना भी होता है संशोधन साधारण बहुमत द्वारा आता है, जिसमें अनुच्छेद 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, और भी संशोधन है जैसे अनुच्छेद 124, 120, 106, ये सभी संशोधन हैं जो साधारण बहुमत द्वारा मुख्यतः होता है। और कुछ अब हो गया दूसरा विशेष बहुमत, यानी जो संघात्मक जो प्रक्रिया है उससे रिलेटेड नहीं हो तो विशेष बहुमत द्वारा उसका हो जाएगा, यानी संघीय ढांचे से छोड़कर। संघीय ढांचे में क्या हो गया, संघीय ढांचे हम लोगों ने समझा था कि शासन का वह प्रणाली होता है जिसमें राज्य शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र तथा संघ के बीच इकाइयों के बीच विभाजित होता है। यानी संघात्मक माने केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, जिसमें दो या दो से अधिक राज्य क्या करता है, आपस में मिलकर क्या करता है, केंद्र के रूप में अलग देशों के साथ वह अपना शो करता है। तो वो होता है संघात्मक, जिसमें विभाजित होता है, लेकिन जो शक्तियाँ केंद्रित होती है वो केंद्र में होती है। तो ये हम लोगों ने जाना कि विशेष बहुमत, यानी विशेष बहुमत के द्वारा हम लोग वहाँ पे करेंगे। विशेष बहुमत का अर्थ हो गया कुल संख्या के बहुमत का जो समर्थन प्राप्त होना चाहिए, उसमें सदन की कुल संख्या सदस्य सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए, वही होता है विशेष बहुमत। जिसमें आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का विशिष्ट बहुमत। एक होता है विशेष और विशिष्ट। विशिष्ट में ये होता है कि विशिष्ट बहुमत में क्या होता है कि पूरे मतलब जितना क्या है सदस्य है, जैसे लोकसभा में 545 है, जो भी सदस्य हैं उसका 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तो वो होता है विशेष। अब विशेष होता है कि उपस्थित और मतदान देने वाले का 2/3, तो ये विशेष बहुमत द्वारा, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे जब कभी कभी प्रश्न देखने को मिल जाता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगेगा वह किस प्रकार से लगेगा, और संसद के प्रत्येक सदन मतलब और जो ये साधारण बहुमत, ये विशेष बहुमत होगा वो क्या होता है, वही अंतर होता है। जो राष्ट्रपति वाला होता है विशिष्ट होता है। विशिष्ट मैंने हम लोगों ने जान लिया क्या, संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3, लेकिन विशेष में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3। तो ये था 3 तरह से। उसके बाद तीसरा क्या था, तीसरा था विशेष बहुमत तथा राज्यों, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए। अब आपके माइंड में प्रश्न पूछा हुआ कि साधारण में तो आपने देख लिया कि 50% से अधिक समर्थन होना चाहिए लोकसभा में या राज्यसभा में। विशेष में भी हम लोगों ने देख लिया कि उपस्थित का 2/3, और तीसरा था कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, यानी विधानमंडल से आपको समर्थन चाहिए। तो क्या विधानमंडल में भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए? तो नहीं, विधानमंडल में आधे से अधिक यानी 50% से कम नहीं होना चाहिए। 50% से अधिक हो गया साधारण बहुमत द्वारा विधानमंडल द्वारा पारित होगा। तो ये था इसका बेसिक, जिससे हम लोग आगे भी प्रश्न सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 में देखा जाए संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो कह रहा है कि संविधान संशोधन हेतु जो विधेयक सर्वप्रथम होता है वो कहाँ पेश किया जाता है, संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में। एक चीज़ जान लीजिए, राज्य के विधानमंडल से संविधान संशोधन का कोई वास्ता नहीं है ना, उसमें प्रक्रिया को स्टार्ट किया ही नहीं जा सकता। हाँ, वो बात अलग है कि जब वैसा होता है, जब कुछ विशेष अनुच्छेद पर जब संशोधन करना होता है तो राज्यों से सहमति ली जाती है। वो सहमति कब, जब संसद में पास होने के बाद ही वो लिया जा सकता है, तो अलग बात है। तो ये तो नहीं होगा। अरे लोकसभा, राज्यसभा, तो संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं कंडीशन है कि पहले लोकसभा में ही करना है या राज्यसभा में ही, दोनों में से किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, या इसको मतलब इसको लगाया जा सकता है, इसको स्टार्ट किया जा सकता है। 6 में देख लीजिए, करा संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है किसके द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा। अभी हम लोग चर्चा किए कि संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल लोकसभा में होना चाहिए, राज्यसभा में होना चाहिए या विधानसभा में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका पर्याप्त होगा। नेक्स्ट 7 में देख लीजिए,
साथ में कह रहा है संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो संविधान में अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधन करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, हम लोगों ने देखा था कि संविधान संशोधन जो किया जाता है वह भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत इस प्रक्रिया को मतलब ऐसा इसमें कहा गया है, इस प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है संशोधन का, जिसमें संशोधन के बारे में 3 प्रकार से संशोधन की बात की गई है। पहला साधारण बहुमत द्वारा, और दूसरा विशेष बहुमत द्वारा जिसमें दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता हो, और तीसरा 2/3 प्लस राज्यों का अनुमोदन चाहिए, यानी आधे से अधिक मतलब 50% से अधिक राज्यों का अनुमोदन चाहिए। ये होता है 2/3। तो क्या हो जाएगा कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो अधिकांश अनुच्छेदों के लिए, तो अधिकांश अनुच्छेदों के लिए साधारण बहुमत ही अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त होगा। विशेष परिस्थितियों में विशेष बहुमत, और उससे भी विशेष परिस्थितियों में 2/3 बहुमत प्लस राज्यों का। अब देखिए ये थोड़ा समझ लेते हैं कि 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन किस में चाहिए, तो वह आपको हो जैसे अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। इन सब निर्वाचन की प्रक्रिया हो गया, उनमें किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 73 में किया जाएगा। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात की गई। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 73 में तो देख ही रही है संघ की कार्यपालिका शक्ति। फिर अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद अध्याय 5 में जिसमें संघ की न्यायपालिका की बात की गई है, अध्याय 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक संघ की जो न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट उससे संबंधित। फिर आपको 7वीं अनुसूची में जिसमें संघ सूची राज्य सूची, तो इस सभी में 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। 2/3 की जगह पे विशेष बहुमत भी लिखा हो सकता है, तो विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो हो जाएगा, अधिकांश पूछा है तो साधारण ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, अगर कुछ दे दिया होता, जैसे मान लेते ऑप्शन में दे दिया होता कि अनुच्छेद 54 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है, तब उसमें हो जाता विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन। 8वां में भारतीय संविधान को अधिकांश भाग संशोधित किया जाता है, किसके द्वारा संशोधित किया जाता है, तो भारत का अधिकांश भाग अकेले संसद के द्वारा। ऑप्शन पढ़िए, देखिए ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। ऑप्शन में कह रहा है राज्यों की सहमति से। अभी हम लोगों ने जाना कि जो अधिकांश भाग है वो साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन में साधारण बहुमत कहीं पर चर्चा नहीं, अब है राज्य का व्यवस्थापिका राष्ट्रपति, तो अकेले संसद के द्वारा क्या किया जाता है, अधिकांश भाग संशोधित किया जाता है। राज्यों के पास कौन पहुंचता है, वह कुछ विशेष परिस्थिति का होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 55 संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 73 फिर राज्य की कार्यपालिका शक्ति, मतलब राज्य का ही है या संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय के बात हो 241 उस परिस्थिति में, तो उस सभी में पहुँचता है। फिर संवर्ती सूची जिसका अनुच्छेद 7वीं अनुसूची में जिसका वर्णन किया गया है, उन सभी में क्या होता है, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर तो अधिकांश पूछा है तो अकेले संसद ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखा जाए 9 में कह रहा क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकती है, तो बिल्कुल नहीं। अभी हम लोगों ने जाना कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद में ही स्टार्ट किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी में भी स्टार्ट किया जा सकता है। विधानमंडल को इससे कोई इसके शक्ति अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं। चलिए दे आते हैं अगला में, हम लोग 10 में आते हैं। 10 में करा संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब करा संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, ऑप्शन में क्या, लोकसभा एवं राज्यसभा के साधारण बहुमत से, बी में संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, सी में संसद सदस्यों के 2/3 एवं राज्यों के 1/3 बहुमत से, ये जनमत संग्रह से। अभी हम लोगों ने जाना कि संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, और इस प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। अब जो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया, उसमें हम लोगों ने देखा था कि संविधान संशोधन मुख्यतः 3 प्रकार से किया जा सकता। अब वो 3 प्रकार कौन कौन था, जो पहला प्रकार था साधारण बहुमत द्वारा, तो साधारण बहुमत लोकसभा राज्यसभा कहीं भी स्टार्ट किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल पर्याप्त होगा। दूसरा हम लोगों ने देखा था विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या था, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 से, तो संसद में 2/3, ये बी हुई हो जाएगा संसद में। फिर तीसरा क्या था कि विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए, तो संसद में 2/3 व राज्यों का 1/3 बहुमत से, यानी कि आधे से अधिक नहीं कहिए, 1/3 करा है, यानी 1/3 होना चाहिए राज्यों का समर्थन, तो बिल्कुल सही बात है। तो जनमत संग्रह, जनमत संग्रह क्या होता है, यानी लोगों के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग से, यानी जिसमें जनता को खड़ा करके डिसीजन पूछा जाता है, तो उसे जनमत संग्रह कहते हैं। यानी जन को इकट्ठा कर कर संग्रह कर कर जो डिसीजन होता है ऑन द स्पॉट, उसी को बोलते हैं जनमत संग्रह। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 11 में,
भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब करा भारत का पहला संविधान संशोधन, ये तो हम लोगों ने जान लिया, भारत आज़ाद भी हो गया 1947 में, फिर संविधान बनकर तैयार हुआ, अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव होता है 1952 में होता है, लेकिन उससे पहले एक संविधान संशोधन 1991 में होता। अब यह संविधान संशोधन क्यों होता? आप अनुच्छेद 14 को पढ़िए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है ना। फिर उसके बाद 15 को पढ़िए, धर्म जाति लिंग के भेदभाव, यानी उसी को करने के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता जब मिली थी तो उसमें वादा किया गया था किसानों को, जमींदारों को, जो काश्तदार थे उनको, कि सबको क्या मिलेगा? अधिकार समान मिलेगा। तो उसी को लेकर जो जमींदारी व्यवस्था थी, जो पहले के पास जिनको जो जमींदार लोग थे उनके पास काफ़ी एकड़ ज़मीन था, उसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ राज्यों में भूमि सुधार आंदोलन किया जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उसको क्या किया जाएगा? जो मूल कर्तव्य में था, संविधान का मूल अधिकार में था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटाकर कुछ नौवीं अनुसूची में डाला जाता है, ताकि उसको न्यायिक पुनर्विलोकन से दूर किया जा सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद होते हैं, तो उसी को सभी को क्या करने के लिए? समानता, समान अधिकार, समानता का अधिकार दिलाने के लिए, उसी के लिए क्या था? पहला संविधान संशोधन भूमि के क्षेत्र में कुछ राज्यों में 1951 में। चलिए आइए 12 में हम लोग जाते हैं। 12 में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? अब करा प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो अभी हम लोगों ने जाना कि प्रथम तो 1991 में हुआ, तो संशोधित अधिनियम भी वो 1951 ही में बनेगा जब संशोधन हुआ। तो क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा, वह 1951 में होगा प्रथम संविधान संशोधन, जिसमें भूमि से संबंधित क्या किया गया, इसमें बदलाव किया गया, जिसको नौवीं अनुसूची में डाला गया। वो भी हम लोग देखेंगे 31 के ग में, जिसको हटाकर, ताकि उसको न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर रखा जा सका। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी को समान अधिकार देने की बात हो गई थी, यानी कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उस ज़मीन को सरकार अंडर में कर वह और भी लोगों को दे। नेक्स्ट 13 में देखें, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? प्रथम संवैधानिक संशोधन किससे अधिनियम था? ऑप्शन में देश की सुरक्षा से, ऐसा नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से नहीं, तो कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार से। इसकी चर्चा हम लोग किए थे कि जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में होता है, वो क्या होता है? मुख्य रूप से भूमि के सुधार, यानी कृषि भूमि सुधार से संबंधित होता है। उसी में बदलाव को लेकर किया जाता है, ताकि उसको हटाकर, जो 31 में था संपत्ति का अधिकार, उसको हटाकर क्या गया? उसको नौवीं अनुसूची में डाला गया, ताकि उसको न्यायिक पुनर्विलोकन से दूर रखा जा सके। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी किसानों को क्या था? समान अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार की बात की गई थी। नेक्स्ट 14 में देख लीजिए, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन। यह काफ़ी अच्छा प्रश्न करा। भूतकालिक का मतलब होता बीता हुआ समय, मतलब बीता हुआ समय के प्रभाव के कारण लागू होने वाला पहला संविधान संशोधन कौन था? वह था 10वां। अब आपके माइंड में उठा हुआ 10वां क्यों? तो देखिए 10वां संविधान संशोधन होता है वर्ष 1961 में। 1961 में क्या होता है? भारत में पुर्तगाली शासन के अंतर्गत आने वाला कौन? दादर व नगर हवेली। क्या हो गया? अभी तो दादर और नगर हवेली को मिलाकर क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। दादर, दमन द्वीप और दादर और नगर हवेली जी, है ना, जिसका दमन का था, दमन एंड द्वीप का दमन था कैपिटल, तो वही दमन ही है। तो ये था, इसको एक कर दिया गया हाल ही में, तो वो तो बात अलग है। लेकिन कहा कि वह क्या किया गया? दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो यही होगा कि भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला पहला संविधान संशोधन 10वां, जो वर्ष 1961 में होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब करा 15 में, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता, निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अब देखिए यह जो प्रश्न है, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को उस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अब यह कौन सा संविधान संशोधन किया जाता है? यह संविधान संशोधन होता है 11वां। अब यह 11वां में क्या होता है? चलिए इसे समझते हैं। 10वां भी तो 1961 में हुआ था और 11वां भी 1961 ईस्वी में होता है। इसमें क्या होता है? इसके माध्यम से जो 11वां संविधान संशोधन होता है, इसके माध्यम से क्या होता है? प्रावधान किया जाता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक है। यानी इसमें कोई तरह का चुनौती नहीं जा सकता है कि वह अपूर्ण है मंडल, ऐसा नहीं है ना। तो यही था 11वां संविधान संशोधन। और यह भी कहा गया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त बैठक की नहीं हो सकता, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक है, ये कहा गया। तो हो सकता है भी प्रश्न पूछ दिया जाता कि निम्नलिखित में से किसके तहत उपराष्ट्रपति के संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई, वही 11वां संविधान संशोधन उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। 16 में देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों, अभी आ गया ना प्रश्न,
अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 11वां संविधान संशोधन जो 1961 में होता है, इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, तथा यह भी हम लोगों ने जाना कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी तो हम लोगों ने देखा था 11वां में क्या था कि बुलाना आवश्यक था, जो 15 में था 11वां संविधान संशोधन उसमें आवश्यक था, लेकिन अब कह रहा है किसके तहत जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो वह था 11वां 12वां 13वां। तो एक बार थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा, है ना, कि शायद 11वां जो संविधान संशोधन होता है उसमें संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक था, लेकिन यहाँ पर कह रहा है किसके तहत, वो था उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लेकिन यहाँ पर कह रहा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद बुलाना आवश्यक नहीं है। तो थोड़ा सा हमें इसमें डाउट लग रहा है। 11 में तो बिल्कुल को किया गया था ऐसा प्रावधान 11वां संविधान संशोधन में, है ना। चलिए 16 का प्रश्न आप हमें देंगे, क्या इसका पर्याप्त होना चाहिए। 17 में हम लोग देखते हैं किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। काफ़ी अच्छा प्रश्न, ऑप्शन में 12 है, 13 है, 14 है, 36 है। तो नागालैंड को जो प्राप्त होता है वह 13वां संविधान संशोधन। अब आपके माइंड में प्रश्न उठा होगा 13वां संविधान संशोधन कब होता है, तो याद करिए ये जो 13वां संविधान संशोधन होता है वर्ष 1962 में होता है, यानी जो 11वां होता है उसके 1 साल बाद। अब कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एक ही साल में 2-3 संशोधन हो गया, तो बिल्कुल हो सकता है, इससे हड़बड़ाने की बात नहीं, क्योंकि हो सकता है जब वो बिल पास हो जाए तो शीतकालीन में हो, तो शीतकालीन में ही दूसरा बिल भी ला दिया गया हो। तो जैसे जैसे जब वो प्रस्ताव लिया जाएगा तो वो अलग जुटता जाएगा ना, काउंट होता जाएगा ना गिनती में। तो इसलिए कहीं कहीं सालों में 2-3 संविधान संशोधन हुआ जो देखने को मिला। जैसे 1961 में देख लीजिए, 10वां भी हुआ और 11वां भी हुआ 1961 में। अब कर रहा हूँ नागालैंड, तो नागालैंड को 13वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, उसको नागालैंड को राज्य की श्रेणी में उसको रख दिया गया, जो राज्य से राज्य की श्रेणी में आया तो प्रथम अनुसूची में उसको शामिल कर दिया गया। तो ये था नागालैंड 13वां संविधान 1962 में। नेक्स्ट देखिए 18वां में करा कि संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब करा कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें पंजाब राज्य को पुनर्गठित कर हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ उसको बनाया गया, तो वह 18वां संविधान संशोधन हुआ 1966 ईस्वी में। तो यह 1966 ईस्वी में क्या किया जाता है, पंजाब राज्य को पुनर्गठित कर इसे हरियाणा निकाल दिया जाएगा और पंजाब निकाल कर और चंडीगढ़ निकाल कर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इस तरह से स्थापना किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ही है, पंजाब और हरियाणा तो राज्य ही है। नेक्स्ट देखिए 19 में संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। देखिए भाषा की चर्चा अभी ऊपर किए थे, जब ऑप्शन नंबर 1 आया था तो भाषा के बारे में 8वां जो अनुसूची था उसमें भाग 8 में क्या किया गया था, भाग 8 नहीं कही है, 8वीं अनुसूची कही है ना, तो 8 बोले थे। अनुसूची 8 में क्या किया गया है, ये चर्चा किया गया है, भाषा का किया गया है ना। और 7वीं में तो हम लोगों ने देखे था जिसमें संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियाँ शामिल है, यानी 7वीं अनुसूची में क्या है, सूची से संबंधित है, जिसको केंद्र राज्य और दोनों में रखा गया। तो यह सिंधी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया। अब 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है, 22, पहले तो कम था, पहले कितना था, 4 2 6 1 7, पहले 15 था, तो अब क्या हो गया, मूल संविधान में बनकर 22 हो गया। पहले तो मूल संविधान में कमी था, उसका धीरे धीरे उसमें जोड़ता गया, फिर बढ़ता गया। तो कह रहा है सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन जोड़ा गया, तो आइए इसे हम लोग समझ लेते हैं कि सिंधी भाषा को जोड़ा जाता 21वां संविधान संशोधन। अब 21वां संविधान संशोधन कब होता है, यह होता 1967 ईस्वी को। तो क्या सिर्फ 21वां होता है क्या, उसके बाद और भी भाषा को जोड़ा जाता है, तो हाँ, उसके बाद 21वां के बाद एक और संविधान संशोधन होता, वो भाषा उसमें और भाषा को इंक्लूड किया, 71वां संविधान संशोधन, यह होता है 1992 ईस्वी को। अब इस 1992 ईस्वी को जो 71वां होता, अब उसमें क्या कहता है, मणिपुरी और कोंकणी, ये दो को शामिल किया जाता है। कौन कौन, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया जाता है 71वां। अब इसके बाद एक और संविधान संशोधन होता हुआ होता है 92, यानी कि 52वां, 2003 में होता। अब इसके तहत 4 भाषा को रखा जाएगा, इसमें रखा जाएगा कि बोडो रखा जाएगा, डोंगरी रखा जाएगा, मैथिली और संथाली। तो इस तरह से इन भाषाओं को जोड़ा गया। तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है प्रश्न आपको यह भी देखने को मिल जाए 21 की जगह पे 71वां रहे, 71वां ना रहकर 52वां रहे, तो यह चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखा जाए 20 में, अब हम लोग आते हैं 20 में। करा कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। अभी हम लोग जाने थे कि नागालैंड था जो कब बना था,
वह 13वां संविधान संशोधन 1962 में हम लोगों ने देखा था कि नागालैंड को क्या किया गया था, उसे राज्य सूची का दर्जा दिया गया। अब कह रहा है कि मेघालय राज्य की स्थापना। अब मेघालय, क्या मेघालय राज्य स्थापना से पहले क्या वो कहाँ था, तो वह मेघालय राज्य स्थापना से पहले वह असम के साथ था। तो वही उसके बाद क्या किया जाता है, 22वां संविधान संशोधन। अब ये 22वां कब होता है, 22वां होता है 1969 ईस्वी को। अब इस 1969 ईस्वी को 22वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है, मेघालय राज्य को असम से अलग कर कर 22वां राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि संविधान संशोधन क्या किया था, 22वां संविधान संशोधन। तो ध्यान में रखिएगा, 22वां संविधान संशोधन करके क्या किया जाता है, इसको अलग करके एक नया राज्य का दर्जा दिया जाता है मेघालय को। अब कह रहा है कि अब इससे पहले हम लोगों ने एक देखा था नागालैंड, नागालैंड के बाद और भी एक देखा था हम लोगों ने, क्या था, पंजाब था, जो पंजाब को पुनर्गठित करके क्या किया जाता है, उससे पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना की जाती है, वह 1966 ईस्वी में। ठीक है, उसके 3 साल बाद अब मेघालय बनेगा। अब देखिएगा मेघालय से फिर और आगे हम लोग देखेंगे तो फिर आसम होगा, देखिए अब मिजोरम भी होगा। नेक्स्ट देखा जाए 21 में करा, संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया। अब करा मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार। अब देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन, ऑप्शन में है 42, 24, 44वां और 45वां। तो यह प्रश्न उठता है, संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था, तो वह हो जाएगा 24वां। अभी ऐसा 24वां क्यों है, ये आप याद करिए। इससे समझने के लिए आपको समझना होगा गोलकनाथ मामला, क्योंकि गोलकनाथ क्या हो जाता, आपको बात पता होगा, पंजाब में जो गोलकनाथ परिवार होते हैं उसके पास 500 एकड़ ज़मीन होता है, कृषि भूमि होता है, कृषि करने योग्य। उसी के परिवार के हुए हेनरी और ये एक और होते हैं, हेनरी और विलियम, उसके पास होते हैं, मतलब वो परिवार के होते हैं। तो वो क्या करता है, उस समय पंजाब सरकार एक कानून लाता है, उस कानून के तहत यह कहा जाता है कि उन दोनों भाइयों को मात्र 30-30 एकड़ जमीन रखना होगा, बाकी सरकार काश्तकारों को दे देगी, बटाईदारों को जो कर रहा है खेती, और उसके बाद जो भी बच जाएगा वह सरकार अपने अंडर में ले लेगी। अब यह कानून लाता है। अब इस कानून के विरोध में क्या करते हैं, गोलकनाथ जो परिवार होता है, अब वह केस करता है। कब करता है केस, यह केस होता है 1965 ईस्वी से, मतलब 1953 से 65 ईस्वी तक हाई कोर्ट में केस होता है। अब हाई कोर्ट से वो इसको खारिज कर देता है, तब यह हाई कोर्ट से 1965 के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 1967 ईस्वी में, यानी एक सबसे बड़ा बेंच उस समय स्थापित किया जाता है, और इसमें यह चैलेंज किया जाता है कि जो क्या है, इसमें कहा जाता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार है सबको, है, तो उसके तहत चैलेंज किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें एक और है, देखिए ये क्या बोलता है, विधि के समझ समानता हो जाएगा, और संपत्ति का अधिकार है ना, उसके तहत। और इसी में आ जाता है कि देखिए 19 के 1 में था संपत्ति को रखना, मतलब संपत्ति के रिलेटेड से था ना उसमें, कि उस पर व्यवसाय करने का अधिकार है 1 के 1 में, तो वह अधिकार था, मौलिक अधिकार में आता था। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, चैलेंज किया। अब यह जो चैलेंज करते हैं उसमें मुख्यतः जो जिसके विरुद्ध चैलेंज किया जाता है उसमें क्या क्या कहा जाता है, उसमें मुख्यतः इन बातों पर जोर दिया जाता है। ये वही जो हम लोग की अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, नहीं सबको समान रूप से है, उसका ये लोग चैलेंज करते हैं कि क्या होना चाहिए, हम लोग को भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए, कैसा तो नहीं सरकार ले सकती। उसके बाद क्या किया जाता है, एक अनुच्छेद 1 के 1 में था, अनुच्छेद 19 के 1 में क्या था कि संपत्ति रखने का अधिकार, वह तो पहले तो मौलिक अधिकार में ही था ना। तो इन सभी को क्या किया जाता है, उसमें चैलेंज किया जाता है। और अनुच्छेद 13 में था, संविधान को लागू होने से पहले भारत के राज्य के किसी संवैधानिक विधि का अधिकार का टकराव उत्पन्न हो जाए, तो वो तो अलग था, है ना, वो 13 वाला। तो इस तरह से क्या किया, गोरखनाथ मामला जो करते हैं वो क्या करते हैं, मतलब ये अनुच्छेदों के तहत वो चैलेंज करते हैं कि क्या किया गया, जो हमारे जो अधिकार दिया गया था, मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, 19 के 1 में जो दिया गया था कि व्यवसाय करने का, उससे वंचित कर दिया गया। अब इस पर कमेटी होती है, बैठती है, 11 टीम की कमेटी बैठती है, 6/5 का डिसीजन आता है, यानी मात्र एक वोट से पक्ष में, न्यायालय के पक्ष में डिसीजन आता है, और न्यायालय इसको खारिज कर देती है, यानी कि वह जो राज्य सरकार था उसे गलत ठहरा देती है, और इस तरह से क्या हो जाता है, उनको अधिकार मिलता है, मतलब ये होता। अब उसके बाद देखिए क्या होता, अब कहानी होता है,
अब तो इस तरह से इंदिरा गांधी हर संभव इस केस को जीतना चाह रहे क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार होती है ना। तो क्योंकि वो बदलाव, क्योंकि वो इसलिए बदलाव वहाँ पर लाना चाह रहा था क्योंकि सभी को समान अधिकार देने का अधिकार। तो अब एक एक लोगों के पास इतना इतना जमीन होने के कारण क्या हो रहे थे, समान उसका जो है वितरण नहीं हो पा रहा था, तो इसके कारण बदलाव था। अब उसी के कारण इस गोलकनाथ को से प्रतिशोध होकर फिर देखेंगे कि आप 1967 में गोलकनाथ का डिसीजन आता है 6/5 से, फिर 2 महीना बाद, दो साल बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देता है, उसको भी खारिज कर देती है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद फिर देखेंगे प्रिवी पेंसिल का काउंसिल आता है जिसमें राजवाड़े को देने का बात होती है, उसको भी खारिज कर देता है, वो 6 महीना बाद ही होता है 1970 में। तो इस तरह से 3 लगातार इसमें क्या होता है, सरकार को हार का सामना करना पड़ता है। अब इससे प्रतिशोध होकर अब देखिए वही कहानी आएगा 1971 में 24वां संविधान संशोधन 1971। अब क्या होगा, इस 3 संशोधन होगा 24, 25 और 26, तीनों 1971 में ही होता है। अब यह जो तीनों संविधान संशोधन किया जाता है वो वही किया जाता है, यानी उन तीनों के प्रभाव को न्यायालय के प्रभाव को कम करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। उसी से यह प्रश्न निकल के आया है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया, तो उसी में दिया गया मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार। यानी इसके बाद 24वां में क्या कर दिया गया, उसको 29 के ग शामिल कर दिया गया कि अगर क्या करेगा, राजनीति निषेध तत्वों को लागू करने के लिए क्या करेगा, परिवर्तन कहेगा, तो वह 14 में क्या है, समानता का अधिकार, 15 में क्या है, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव का आधार, और 31 इन तीनों के अनुसार वो चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि चैलेंज इसी में हुआ था ना, वो समानता का अधिकार मांगे थे, 15 में धर्म जाति लिंग आधार के भेदभाव ना किए थे, यानी वह भी हो रहा था, इसमें एक तरह से वह भी मतलब चैलेंज हुआ था। और जो अब इसके बाद एक और केस होता है केशवानंद भारती। अब केशवानंद भारती होगा वह भी मौलिक अधिकार में, अब वह हो जाएगा अनुच्छेद 26 के अनुसार वो चैलेंज करेंगे, जिसमें वो लिखा हुआ है कि धार्मिक संपत्तियों का संरक्षण, चल अचल का वो व्यवसाय करने का, उसको रख रखाव करने का, उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा, उसके विरुद्ध में वो चैलेंज करेंगे। उनके पास भी हजारों एकड़ मठ का जमीन होगा, तो वो होगा उसके अनुसार। तो ये समझिए कि गोलकनाथ में क्या मामला था, केशवानंद में क्या, जो गोलकनाथ था ये कृषि योग्य भूमि था, तो उन्होंने समानता स्वतंत्रता के आधार पर वो उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, है ना। और संपत्ति का अधिकार उस समय क्या था, मौलिक अधिकार था, तो उसको लेके किए थे कि वो हमारा अधिकार है, तो कैसे हमें छीन लिया गया राज्य सरकार, तो उसको लेकर हुआ था, तो इसके अनुसार वहाँ पर कोर्ट खारिज कर देता है। तो जो गोलकनाथ मामला था, गोलकनाथ मामला में यह निकल कर आया कि आप संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे पहले एक और केस था, देखिए ना भूल गए, उसमें बोला गया था कि संविधान संशोधन, लेकिन गोलकनाथ मामला जैसे ही आता उसमें इस चीज़ से स्पष्ट हो जाता है कि क्या किया जा सकता है, यानी कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती होता, जब केशवानंद भारती देखेंगे तो उसमें क्या किया जा सकता है, उसमें बोला कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। ये तो 2 मामला था, तो समझिए कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, नहीं तो कितना होता गोलकनाथ केशवानंद ने समझ ही नहीं पाता डिसीजन, केस क्या चीज़ पर था और डिसीजन क्या हुआ था। तो केस के गोलकनाथ में केस क्या चीज़ था, वो गोलकनाथ में केस था जो मुख्यतः कहा गया था समानता स्वतंत्रता और जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का, उसको लेकर केस हुआ था, उसको लेकर याचिका दायर हुआ था। और केशवानंद भारती में मुख्यतः जो चैलेंज किए थे वो साथ में तो 26 अनुच्छेद का करते ही करते हैं, है ना, 26 का करते हैं, और उस समय भी 31 तो होता ही होता है संपत्ति का अधिकार। तो मुख्यतः जो उनका विशेष बल होता है वो होता है मतलब धार्मिक, जो अनुच्छेद 26 में होता है ना, अनुच्छेद 26 में क्या था, ये देखिए ना, ये मतलब ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो भी है, धार्मिक मामलों में प्रबंधन का स्वतंत्रता का, जिसमें धार्मिक धर्मावलंबी धार्मिक संस्था की स्थापना करना, चल अचल संपत्तियों का अर्जन और स्वामित्व का अधिकार करना, वो था। तो ये अगर आपको क्लियर है तो उसमें भी क्या होता है, केशवानंद भारती में भी वो सरकार ठीक है, उसमें तो थोड़ा सा मतलब कहिए 50-50 रहता है, कुछ सरकार की ओर से पक्ष रहता है और कुछ न्यायालय की तरफ से उसका रहता है। तो इसमें मतलब 50-50 कुछ राहत इसको मिलती है उसमें केशवानंद भारती में सरकार को, यानी उसको भी लेके फिर होगा वही 42वां संविधान संशोधन उसी को लेके आता है ना। तो अब ये तो 24वां तो हम लोगों ने समझ लिया गोलकनाथ मामला, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, फिर पीवी प्रिस कौन से, इसको लेकर 3 संशोधन 24, 25 और 26 किया जाएगा। तो वही करा मौलिक अधिकारों के संशोधन के लिए कौन सा अधिकार किएगा, 24 में किया गया। नहीं अब 11 में 22 में देखिए, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। वही करा, देखिए अभी हमने समझाया कि ना, जब गोलकनाथ मामला होता है तो गोलकनाथ मामला के बाद जैसे ही सरकार इसमें क्या होती है, झुकती है, क्योंकि इसमें न्यायालय का हो जाता है ना, पक्ष में आ जाता है डिसीजन, सरकार जो बदलना चाह रही है उसको खारिज कर देती है न्यायालय गोलकनाथ मामला में। उसके बाद ठीक इसके 1967 में गोलकनाथ का डिसीजन आता है 6/5 से, और उसके बाद ठीक इसके 2 साल बाद इंदिरा गांधी क्या करती, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती, और इस राष्ट्रीय बैंकों को भी
न्यायालय खारिज कर देता है, यानी गलत ठहरा देता है। फिर इसके 6 से 7 महीना बाद प्रिवी काउंसिल को भी हुई प्रिवी नरेशों के अधिकार को भी समाप्त कर देती, उसको भी खारिज कर देता है। तो इसको लेकर जो होता है 24, 25 और 26, तो प्रिवी प्रवेश वाला लास्ट वाला किया गया था तो 26 हो जाएगा, और वही पूछ दिया जाता 14 बैंकों का राष्ट्रीय क्रम और 25 हो जाता है ना। इन तीनों को क्या किया गया। अब उसके बाद ये तो सभी क्या था, सरकार के विरुद्ध में डिसीजन आया था, तो उसको कम करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को, यानी न्यायपालिका के जो अधिकार था, जो टकराव उत्पन्न हुआ था, उसके अधिकारों को कम करने के लिए 3 संशोधन किया जाता है, 24, 25, 26, और तीनों 1971 में ही किया जाता है। जैसे देख लेते 23 में देखिए कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों को अधिकतम संख्या 545 की गई। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा किसके द्वारा अधिकतम अधिनियम इसको किया गया, 545 किया गया, वो 1973 ईस्वी में 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया जाता है, जिसमें पहले 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया जाता है। 1973 है ना, पहले कितना था, 525 था, तो इसमें बढ़ा कर 545 कर दिया जाता है। ये लगभग 225 तक ना कहा गया, 225 या 31 तक है, जो बदलाव नहीं किया जाएगा इसमें, वही रहेगा। 24 में देख लीजिए, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। अभी चर्चा ऊपर किए थे ना कि एसोसिएट एक राज्य आएगा, तो वहाँ असम बोल देता, असम नहीं, सिक्किम है, तो एसोसिएट राज्य का दर्जा उसको सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत प्राप्त होता। अब ये 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 75 नहीं कहिए, 35वां संविधान संशोधन 1974 में पहले इसको सह स्टेट यानी एसोसिएट सहायक राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन ठीक इसके 1 साल बाद 36वां संविधान संशोधन के तहत उसको क्या होता, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, 22वें राज्य के रूप में, है ना। जो ऊपर हुआ था कौन, जो ऊपर था, जो हम लोग देखे थे 22वां संविधान संशोधन में, तो वह मेघालय को मिला था, वो 22वां राज्य नहीं था। 22वां राज्य ये होता है जब ये इसको मिलता है 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत, तो ये जो किसको, सिक्किम को अलग कर दिया था, और इसमें 22वां राज्य होता है। अभी तो 28 है। नेक्स्ट देखा जाए 26 में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम के द्वारा किया गया। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग जो है, हम लोगों ने देखा था, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य हैं वो क्या हो सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं। वो उसमें मामला हम लोगों ने देखा था। राज्य लोक सेवा आयोग होता है जो इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की, इसमें हम लोगों ने देखा था कि किसके द्वारा किया जाता। हाँ, राज्यपाल जरूर कर सकता, लेकिन हटाने संबंधी उसको अधिकार नहीं था। तो सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, इसको 60 वर्ष से 62 वर्ष इसको कर दिया गया। तो यह कर दिया गया 41वां, 42वां और 43वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा, शायद 41वां ही है ना, 26 का है ना। तो एक बार थोड़ा सा आप भी देख लेंगे, ऐसे हमें लग रहा है 41वां ही होना चाहिए। हाँ, 41वां ही है। तो ये क्या होता है, ये कब होता है, 60 से 62 वर्ष होता है, 41वां हो जाता है, 1976 में होता है। तो ध्यान में रखिएगा 42वां हो जाएगा। 42वां भी 1976 में ही होगा, अब वो भी होगा, काफ़ी होगा। अब 42वां देखिए कब होता है, अब 42वां होगा, केशवानंद भारती वाला मैटर आएगा। अब उसमें फिर न्यायालय क्या करेगी, उस अनुसार डिसीजन देती है, जो पूर्ण रूप से तो सरकार मतलब उसको बहुमत में नहीं आती, कुछ आती है। तो अब एक बदलाव होगा जिसमें 42वां जो भयंकर बदलाव होगा, जिसमें मुख्यतः जो बदलाव होने का कारण होता है, इसमें जो होता है ना, इंदिरा गांधी जो होती है ना, वो चुनाव पर इस पर आरोप लगता है कि गलत तरीके से चुनाव जीती है, पैसों को, सरकारी गाड़ियों का उपयोग करके, इस तरह का कुछ भ्रष्ट आरोप लगाता है। न्यायालय इसको सही मानता है। जब ये मतलब न्यायालय इसको मतलब इसको डिसीजन को सही हो जाता है, मतलब पास हो जाता है, न्यायालय के द्वारा ये मान्य हो जाता है, तो इसको खारिज कर दिया जाता है, उनको रद्द कर दिया जाता है लोकसभा चुनाव का सीट इंदिरा गांधी। चर्चा करेंगे आगे हम लोग। तो ये था मतलब लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को सेवानिवृत्ति का बढ़ाया गया 41वां संविधान संशोधन, वह 1976 ईस्वी के तहत किया गया। इसमें 60 से 62 किया गया। नेक्स्ट देखिए 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। अब यह है मिनी संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में राज्यसभा के, लोकसभा के सदस्य और अध्यक्ष का भी आयु बढ़ाया जाता है, और उसी वर्ष होता है 42वां संविधान संशोधन। अब यह हम लोग जानेंगे कब और किन इसमें, क्योंकि 58 जो होता है ना, मतलब कहिए कि आपको 58 ऐसा है ना जिस पर यह होता है बदलाव होता है अनुच्छेदों में, 1-2 अनुच्छेद नहीं, 58 अनुच्छेदों को इसमें संशोधन किया जाता है, जिसके कारण इसको मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होता है, यह संशोधन क्यों होता है, आइए इसे बारीकी से समझते हैं। मामला है राजनारायण का। राजनारायण क्या होते हैं, रायबरेली से खड़ा होते हैं, इंदिरा गांधी भी वहीं से होती है, लेकिन उसके प्रतिद्वंदी राजनारायण होते हैं। तो राजनारायण वहाँ पर हार जाते हैं, रायबरेली से इंदिरा गांधी जीते। राजनारायण वो क्या करते हैं, इनके विरुद्ध में न्यायालय में
याचिका दायर करते हैं। याचिका दायर मैंने वही केस करते हैं कि इन्होंने जो चुनाव जीता उसमें पैसों का पूरा उपयोग किया गया, पैसा बांटा गया, पूरा सरकारी धन का उपयोग किया गया, इस तरह का और वो आरोप क्या हो जाता है, मतलब पास हो जाता है, वो सही मानता है, वो उसको जो जो भी मतलब कहिए केस राजनारायण जीतते हैं। जैसे ही ये क्या होता है, कोर्ट डिसीजन होता है, तो कोर्ट डिसीजन देता है अपना, मतलब कहिए 25 जून को देता है ना, 25 जून से पहले ही दे देता है, क्योंकि 25 जून को तो आपातकाल लगा देती है ना, कि 1975 ईस्वी में यह डिसीजन आ जाता है जिसमें इंदिरा गांधी को पाबंदी लगा दिया जाता है कि वह क्या करेगी, 6 साल तक किसी भी ये थी में केस मतलब खड़ा नहीं हो सकती पार्टी में, उसको उसका जो सीट है वो सभी मतलब उसको निरस्त कर दिया जाता है। अब जैसे ये डिसीजन इंदिरा गांधी के विरुद्ध में आता है, अब क्या होगा, अब मामला होगा, उस समय राष्ट्रपति फरूख अली अहमद होंगे, है ना, फरूखुद्दीन अली अहमद होंगे। अब वह क्या होंगे, अब मंत्रिमंडल के कहने पर फरूखुद्दीन आंतरिक अशांति के आधार पर क्या करेंगे, अनुच्छेद 325 में उसके आधार पर क्या करेंगे, वह देश में लगा देंगे आपातकाल। अब यह आपातकाल यह बोल कर लगाया जाता है कि आंतरिक अशांति, क्योंकि बहुत जगह विद्रोह भी होने लगता है ना, जब ये डिसीजन न्यायालय का आता है तो बहुत जगह तोड़ फोड़ इस तरह का विद्रोह भी देखने को मिल जाता है इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी क्या कर रही थी, वो मतलब इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थी, वो सुप्रीम कोर्ट में अपना एज का जाहिर कर दी थी, और उसी दरमियान में ये लगा देती। अब क्या होगा, उसी वक्त हो जाएगा। अब स्वर्ण सिंह समिति का अध्यक्षता में, जो स्वर्ण सिंह समिति उनके समय में, इंदिरा गांधी के समय में काफ़ी मतलब कहिए कि सबसे बड़े लंबे समय तक वह मंत्री के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में वो रहते हैं, स्वर्ण सिंह का ये योगदान रहता है। हालांकि सबसे ज़्यादा तो जगजीवन राम रहते हैं, लेकिन उनका भी कम नहीं रहता है। तो वही होते हैं स्वर्ण सिंह समिति के, यानी स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जाएगा। वही 1976 की मतलब आपातकालीन जो होता है ना, उसी का दौरा को लेकर एक अध्यक्षता में जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय आपात की घोषणा के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने पिछले अनुभवों को आलोक के आधार पर संविधान में संशोधन के प्रश्न अध्ययन करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह संविधान संशोधन में अध्ययन करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जाता है। नाम इसलिए स्वर्ण सिंह समिति पड़ता है क्योंकि उसके अध्यक्ष स्वयं स्वर्ण सिंह ही होते हैं। यह भी हम लोगों ने जाना कि स्वर्ण सिंह सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री के रूप में भी रहते हैं। तो ये होगा 42वां संविधान संशोधन, जिसमें हम लोग देखेंगे 58 तरह का परिवर्तन होगा, बहुत सारे परिवर्तन है जिसकी चर्चा बारीकी से होगी। नेक्स्ट देख लिया 28 में संविधान संशोधन प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और सब जोड़े गए। देखिए सिर्फ समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नहीं, और भी जो जोड़ा गया था, क्या क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और एक शब्द और था अखंडता, है ना, धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, दोनों वही है। तो यह भी जोड़ा गया था किसके तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्या है ना, ये मिनी संविधान था, इसमें 58 अथी में अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, 58 ही 52 था सर, 52। 29 में देखिएगा, शिक्षा के किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से संवर्धित सूची में लाया गया, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यही होता है 42 में, इसी के द्वारा। क्या सिर्फ शिक्षा को लाया, नहीं, शिक्षा के अलावा वन भी होता है, फिर राष्ट्रीय नियोजन भी होता है, और कौन कौन होता है, परिवार नियोजन होता है, जनसंख्या नियंत्रण होता है, संपदा होता है, पक्षियों का सुरक्षा होता है, बाट मापतौल, ये सभी क्या किया जाता है, राज्य सूची में लाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे 42वां संविधान संशोधन शिक्षा को क्या कहता है, राज्य सूची से संवर्धित सूची। 30 में देखिएगा, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो मौलिक कर्तव्य को क्या, अब देखिए अभी हम लोगों ने जाना था कि स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जाता है जब इंदिरा गांधी क्या करती है, यानी कि 25 जून 1975 ईस्वी को, यही था ना, 25 जून 1975 ईस्वी को फरूखुद्दीन जो उस समय होते हैं फरूखुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति होते हैं, उनके कहने पर पूरे देश में आपातकाल लगा देता, और उस आपातकाल को अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है कि स्वर्ण सिंह जो होते हैं राष्ट्रीय आपात के दौरान 1976 में भारत के संविधान के अध्ययन की जिम्मेवारी इनको सौंपी जाती है, और इस समिति के अध्यक्ष स्वयं वही होते हैं, स्वर्ण सिंह ही होते हैं, इसलिए इनका नाम भी स्वर्ण सिंह समिति पड़ा है। तो आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने पिछले जो अनुभव के आलोकों में जो संविधान में संशोधन का प्रश्न अध्ययन करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जाता है। यही स्वर्ण सिंह समिति क्या करता है, मौलिक कर्तव्य का भी गठन की बात करेगा, जिसमें यह 8 मौलिक कर्तव्यों के गठन की बात करती है, लेकिन हालांकि 8 नहीं 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था। फिर बाद में आप और देखेंगे लगभग कब 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक 11वां कर्तव्य को भी शामिल किया जाएगा, तो उसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किया जाता है 42वां संविधान संशोधन किनके सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर किया जाता है, वही जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आपातकाल के बाद 1976 में जो उसका गठन करते हैं स्वर्ण सिंह के अध्यक्षता में, जो उन पर मतलब
संशोधन के प्रश्न को अध्ययन करने के लिए। अब कहा कि संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थिति में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया। कौन किन्हीं विशेष परिस्थिति में? कि संविधान 24 हो गया, 42 हो गया और 16 हो गया। तो देखिए, एक प्रश्न ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे, ऊपर जो था हम लोगों ने देखा था संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो हुआ था 24वां। उसमें 24 ही किया था ना गोलकनाथ मामले में। लेकिन यहाँ पे कह रहा वो मतलब किया गया। अब कह रहा संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देती, यह हो जाएगा 42वां में। अब कैसे 42वां में, आइए इसे समझते हैं थोड़ा हम लोग, है ना। अब क्या हो जाता है, 42वां संविधान संशोधन में होता है। इसमें जो होता है, इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है कि अनुच्छेद 31 के ग में यह कहा जाता है कि जोड़कर यह प्रावधान किया जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। जिसमें हम लोगों ने देखे था इससे पहले उस पर मौलिक अधिकार को कम, जिसमें हम लोग जानेंगे 31 के ख और ग में किया जाता है कि अगर इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लागू किया जाएगा तो इससे संबंधित 14, 15 और 31 को क्या किया जाएगा, प्रभावी नहीं माना जाएगा। क्योंकि बात थी ना सभी को समान अधिकार देने की, तो यही हो जाएगा। वही 31 के ग में जोड़कर यह कह दिया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और फिर उसको हटाकर 44वां में देखेंगे, उसको अलग कर दिया जाता है। 32 में देखिए, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में किसके तहत? वही 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, भारत के ये संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। जिसमें हम लोग देखेंगे और भी शब्दों को जोड़ा जाता है, सामाजिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन सभी चीज़ों को भी शामिल किया जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1946। 33 में देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता, अखंडता का वाक्यांश किस संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्रीय एकता, अखंडता 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया। 34 में देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? तो कौन सा समिति होता है? देखिए ऑप्शन में स्वयंसी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, सरकारी आयोग। तो आइए इन सभी को समझते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि जैसे ही क्या होता है, भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, इंदिरा गांधी की सरकार होती है, वो राष्ट्रपति शासन। उसके बाद 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में क्या किया था, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान के अध्ययन की जिम्मेवारी सौंपी गई, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वर्ण सिंह होते हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में किया जाता है। यानी संशोधन के प्रश्न के अध्ययन करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की क्या होती है, अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। और समिति अपनी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने, मतलब वो सिफारिश करती है, उसी के आधार पर फिर देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य शामिल किया जाएगा। फिर 42वां संविधान संशोधन भी इन्हीं के तहत होगा। तो वही प्रश्न पूछ रहा है। और ऑप्शन में सरकारिया, एल.एम. सिंह भी क्या, सरकारिया हम लोगों ने देखा था, यह केंद्र वो राज्य के बीच परस्पर मत संबंध के लिए लाया गया था, सरकारी आयोग लाया गया था। यह लगभग कब लाया जाता है सरकारी आयोग? ये लगता है 1986 में लाया जाता है ना। थोड़ा सा एक बार आप भी देख लीजिएगा। हमें जहाँ तक लग रहा है कि केंद्र राज्य के बीच संबंध के लिए जो न्यायमूर्ति होते हैं रंजीत सिंह सरकारिया होते हैं ना, अध्यक्षता में। हाँ, मतलब रिपोर्ट 86 में ही सौंपा जाता है। 86-87 में अपना रिपोर्ट वो देता है। गठन किया जाता है 1983 ईस्वी में, है ना। वो रिपोर्ट होता है, मतलब 1986 के लास्ट में 1987 में पब्लिश होता है। इसमें 1600 पेज का रिपोर्ट होता है, जिसमें 247 मांगे की भी रखा जाता है, जिसमें 247 में से कहा जाता है कि लगभग 180 मांगे पूरा भी किया जा चुका है ना। तो ये था। एल.एम. सिंघवी समिति क्या होता है? देखिए एल.एम. सिंघवी समिति होता है, ये होता है, आप ध्यान करिए, जब पंचायती राज को हम लोगों ने अध्ययन किया था उसमें एल.एम. सिंघवी समिति मुख्य रूप से जो लाया जाता है, यह राजीव गांधी के द्वारा लाया जाता है। अब देखेंगे यह लाया जाता है 1989 ईस्वी में। एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में क्या किया जाता है, पंचायती राज को सशक्त करने के लिए और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। हालांकि इनके द्वारा यह प्रस्ताव को पास किया जाता है तो लोकसभा में पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में प्रस्ताव नहीं होता, इसके कारण ये पास नहीं होता। फिर बाद में देखेंगे कि ये बलवंत राय मेहता समिति आएगा, वो पास होगा पंचायती राज। तो एल.एम. सिंघवी राजीव गांधी के समय में लाया जाता है 1989 में। नेक्स्ट देखिए 35 में, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजे जाने का अधिकार है? तो यह किस में था? यह है भेजे जाने का आविष्कार, यह अधिकार दिया, तो ये 44वां में देखा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमें लग रहा है ये मिस्टेक प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को
कोई मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का आदेश। 44वां में क्या किया, बाध्य किया गया कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। कोई भी अनुच्छेद 74 के तहत अगर कोई मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को भेजता है तो वो मानने के लिए बाध्य है, लेकिन उसी के 44वां संविधान संशोधन में कहा गया कि अनुच्छेद 74 के तहत अगर मंत्रिपरिषद क्या क्या करता है, यानी कि मतलब कोई प्रस्ताव भेजता है तो उसको, उस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के बाद एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, वह भेज सकता है। उसके बाद वो उसे मानने के लिए बाध्य होगा। तो ये था अधिकार, तो 44वां होना चाहिए। एक बार तो उसको अधिकार दिया गया ना, लेकिन 42वां में वो भी नहीं दिया गया था पुनर्विचार के लिए। कौन सा प्रश्न था, 65 था ना, पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को अधिकार दिया गया। चलिए 36 में हम लोग देखते हैं। 36 में करा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। देखिए कौन सा संविधान बाध्य है, तो मानने के लिए बाध्य है, वह 42वां में बताया गया था कि जो अनुच्छेद 74 के तहत है वो क्या है, जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है ना। अब इसी का फायदा है ना, वो उठा लेती है वो इंदिरा गांधी, है ना। उसमें डायरेक्ट राष्ट्रपति को कहकर मौखिक रूप से क्या किया जाता है, वो राष्ट्रपति आपातकाल के लिए बोला जाता है, लेकिन उसके बाद तो फिर बदलाव किया गया ना। उसके बाद 44वां में हम लोग देखेंगे, उसमें कहा गया कि क्या होगा, मतलब लिखित रूप से भी उसको देना होगा मंत्रिपरिषद को, और प्लस पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, वह एक बार वापस भेज सकते हैं। तो यह हो जाएगा, 42वां हो जाएगा, बाध्य किया गया था। नेक्स्ट 37 में किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो ये क्या किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार के अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, ये 42वां ही था, 42वां 1904 में। वो क्या किया गया, जिसमें हम लोगों ने जाना कि अनुच्छेद 31 के ग के तहत हम लोगों ने क्या देखा कि जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि क्या हो सकता है, यानी कि 31 के ग को जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों के अपेक्षा, ये इसलिए किया गया ना, मुख्य रूप से भूमि वाला संबंधित मामला था, है ना, कि बहुत सारे जब परिवर्तन कर रहा था सरकार, उसमें विकास की बात हो रही तो वो अवरुद्ध आ रहा था। तो इससे पहले, हालांकि 42वां से पहले भी प्रयास किया गया उसे कम करने का। आप पहला संविधान संशोधन देखिए, नोमीन सूची में डाल गया। 25वां संविधान संशोधन में देखिए, उसमें भी उसके अधिकारों को कम करने की बात की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि मतलब उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था ना कि अगर मान लेते 29 के ख और ग के प्रभावी परिवर्तन हेतु राज्य कोई विधि बना देता है तो उसके आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत ना किया जा सकेगा। कौन, अनुच्छेद 14, 15 और 31 के अनुसार। तो ये हो जाएगा 1942 ही हो जाएगा। फिर तो 44 में उसे हटा ही दिया कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थापित कर दिया गया। तो किसके तहत स्थापित कर दिया गया, तो वह था 42वां संविधान संशोधन। क्या वन को, क्या नहीं, वन के अलावा शिक्षा था, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण था, ये सभी था। उसके बाद परिवार नियोजन था, पक्षियों की सुरक्षा था, माप और तौल था, ये सभी को क्या कर दिया गया, वो लाया गया इसके तहत, ये संवर्ती सूची में लाया गया 42वें संविधान 1976 के तहत। नेक्स्ट देख लिया 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, वो हम लोगों ने देखा था, सरदार स्वर्ण समिति की अध्यक्षता में, जो 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी इसकी अध्यक्षता में एक गठन करती है, जिसमें वो बोलती है कि मुख्य रूप से जो एक गठन किया जाता है संविधान के संशोधन के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए सरदार स्वर्ण की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता। अपनी समिति सिफारिश के आधार पर सरकार ने भारत में 42वां संविधान संशोधन करता है। और इसी के मांग के द्वारा क्या किया जाता है, मौलिक कर्तव्य की मांग किया जाता है। हालांकि ये मौलिक कर्तव्य की 8 मांग करता है, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। फिर हम लोग देखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 ही है, शायद 2 ही है ना, 2 के द्वारा फिर एक और संविधान, एक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। तो इस तरह से टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। अब देखिए ऑप्शन बी में अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद तो हम लोग समझ ही लिए थे कि अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है, जब 2 राज्यों के बीच विवाद हो जाए तो, या 2 राज्यों के बीच कोई मुद्दा जो है कॉमन होता या लोक हित का बात होता, उस कंडीशन में राष्ट्रपति कर सकता है अंतर्राज्यीय परिषद का। ये अंतर्राज्यीय सरकारी आयोग ही किया था मांग इसका। 40 में देख लिए, कह रहा किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान से जोड़े गए हैं। तो किस में जोड़े गए हैं,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता एकता 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो ध्यान में रखेंगे 1946 में, तो जिसके कारण मिनी संविधान भी कहा गया है। इसमें प्रस्तावना में भी इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसलिए कहा जाता है कि जो 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी, देखिए क्यों होता बिंद्रा, देखिए मुख्य रूप से रहता है सरकार, न्यायालय और सरकार के बीच में जो विरोधाभास जो दोनों में होता है ना, उसी को लेकर ये सरकार ये परिवर्तन करना चाहती है कि न्यायालय हस्तक्षेप ना करे। उसी में ये होता है मुख्य रूप से, जो आप देख रहे हैं ना मैटर किस तरह से गोलकनाथ मामला आया, फिर वो मामला आया, राष्ट्रीयकरण वाला मामला आया, फिर भी प्रिंस वाला मामला आया, फिर सरकार इसको प्रभाव को कम करने के लिए फिर 24, 25, 26 करती है, फिर केशवानंद भारती आता है उस तरह का, फिर उसमें भी मतलब सरकार का ये एक तरफ से मतलब पूर्ण तो सरकार की तरफ फैसला नहीं आया था, आधा आधा आया था, यानी वो परिवर्तन करना चाह रहा था, लेकिन न्यायालय वो क्या कर रहा था, उसके प्रभाव को रोक रहा था। तो उसके बाद फिर 42वां संविधान संशोधन आता है, उसमें फिर इसको में क्या कहता बोला जाता है, इसी में सबसे ज़्यादा जो न्यायालय को क्षति पहुंचने की बात होती है, तो वह भी आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें 52 संविधान संशोधन किया जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बाद में निरस्त भी किया जाता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखा जाए 41 में, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन, क्योंकि संपत्ति के अधिकार जो था ना, इसमें एक तरह से तो देखिए उसको कम ही कर दिया गया था। 29 के ख, 29 के ग, जो लाया गया किस में, 25वां में, पहला में भी उसको नो सूची में डाला गया। यानी उसमें बार बार कहा जा रहा था कि अगर राज्य सरकार उसके अनुसार कुछ परिवर्तन करती है तो उसका जो होगा, मतलब उसके विरुद्ध जो होगा न्यायालय में उसको प्रश्नगत ना होगा। तो 44वां संविधान संशोधन क्षेत्र को उसको हटाकर 300 के ग में कर दिया जाता है, हटा दिया जाता मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट देख लीजिए 42वां में, तो वही है 7 से 6 हो जाता है। किस संविधान जो 44वां कब होता है, वह 1978 होता है। और यह परिवर्तन कब होता है, यह परिवर्तन होता है जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की आएगी। अब ये मोरारजी देसाई क्या होते हैं, क्या शुरू से ही गैर कांग्रेसी होते, पहले वो कांग्रेस में ही होते हैं, मंत्री होते हैं ना, मनमुटाव होने के कारण वो वहाँ से ये वाला मामला उठा देते हैं ना, ये मोरारजी देसाई, वो मनमुटाव के कारण वो अलग होते हैं। वो मामला तो बोफर्स घोटाला वाला राजीव गांधी के टाइम में वो उठाएंगे, चंद्रशेखर उठाएंगे। नेक्स्ट देखिए 42वां संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जो पहली बार जब गैर कांग्रेसी सरकार आती है, तो उसके बाद जो 42 में बहुत सारा अब इसमें सुधार किया जाएगा। 42 में देखेंगे कि लोकसभा का विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष किया जाता है, लेकिन 44 में उसको फिर से हुआ था भी किया जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो 42 है, जो न्यायालय को, यानी कि जो न्यायिक क्षेत्र में था उसमें मतलब सर्वाधिक क्षति पहुंचा, और 44 उसको पुनर्स्टेब्लिश्ड किया। 43 में देखिए भारतीय संविधान की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति, ये देखिए है ना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहुंचाएगी न्यायालय की सर्वाधिक शक्तियों की क्षति किया गया। तो यह हो जाएगा किसके द्वारा किया गया, देखिए ऑप्शन में 43, 44 दोनों हैं। तो 43 के द्वारा भी आपको यह पता होना चाहिए, 43 1977 में होता है, और 44 1978 में होता है। तो नेपाल के को पुनर्स्थापित करने के लिए 44 में भी क्या किया जाता है, बहुत सारे धाराओं को समाप्त भी किया जाता है। और 44 में तो ये खुद आते ही मोरारजी देसाई रहते हैं, तो ये तो बिल्कुल किया ही जाता है। जिसमें हम लोग देखेंगे कि 74 में राष्ट्रपति को जो बाध्य किया गया था वो बाध्य नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद जो और भी देखेंगे क्या था, जो कार्यकाल था बढ़ाया गया था विधानसभा के लिए, और लोकसभा के लिए 6 वर्ष किया गया था, उसको पुनः फिर से 5 वर्ष किया जाता है। जिसके बाद राष्ट्रपति, उससे पहले था जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधी विवाद को जो पुनः उच्चतम न्यायालय को समाप्त कर दिया जाता, पुनः फिर से जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवाद संबंधी जो होगा वह उच्च न्यायालय के पास जाएगा। ये सभी अधिकार इसमें दिया जाता है 44 में। तो इसलिए 43, 44 दोनों होगा, क्योंकि 43 में भी 42 में संशोधन की कुछ धाराओं को समाप्त किया जाता है। देख लीजिए 44 में करा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के बाद सलाह के लिए कार्य करेगा। बिल्कुल सही बात है। और इस उपबंध में किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे पुनर्विचार के लिए सलाह दिया गया था, लेकिन 42वां में क्या कहा गया था कि वह राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए कोई मतलब नहीं है, सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। लेकिन 44वां में एक बार वह क्या कर सकता है, जो भी सलाह दिया गया वह मंत्रिमंडल में सलाह के लिए, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। 45 देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था? तो ये क्या गया था, 44वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 74 में के अनुसार क्या था, लोकसभा और
वो अच्छा, वो तो राष्ट्रपति को था ना 1974, नहीं कि वो बाध्य किया गया था जो, तो 6 वर्ष से 5 वर्ष 44वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अब 42वां में इसको बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था। 46 में देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम का बनाया गया? अनेक है जो, देखिए 43 भी 44 भी है। अब 43 के द्वारा भी समाप्त किया गया धारा को, लेकिन अनेक है तो ज़्यादा 44 हो जाएगा। अगर दोनों होता तो विचार करते कि संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा? देखिए, ये संविधान संशोधन होता है 39वां संविधान संशोधन। यह 39वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 1975 में होता है ना। 76 में तो 2 ही होता है ना, 3 वो होता है, 40, 41 और 42 होता है। तो 1975 में होता है। इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त कर दिया था। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन होगा उसमें क्या किया जाएगा? फिर से जो राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, संबंधी निर्वाचन विवाद को हल करने का अधिकार पुनः उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया। 48 में देखिए, दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संबंधित है? दल बदल। अब ये है दल बदल कब है? तो दल बदल है जो, यानी एक दल से बदलकर दूसरा दल में चल जाता है, तो उसके अनुसार जो नियम कानून लाया गया, किस प्रकार से उसे मतलब अयोग्य घोषित किया जाएगा, उस संबंधी अधिकार 52वां संविधान संशोधन 1985 में दिया गया। तो आइए हम लोग समझते हैं कि दल बदल क्या है, क्योंकि ये जानना आपको जरूरी है, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। देखिए, दल बदल क्या था? यह 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। अब क्या था, क्या ये भी देखिए, यह भी संशोधन हुआ समय और स्थिति को देखते हुए। बहुत सारे में आप उठा के देखिए, 1985 में हो रहा, आप 1985 से उठा के पहले देखिए, बहुत बार ऐसे बार ये घटना देखने को मिला है ना, जिसमें क्या हो गया कि सरकार बनी बनी फिर गिर गई, सरकार बनी गिर गई, यानी कि बहुमत वाला सरकार बार बार क्या हो रहा था, वो दिक्कत हो रहा था, तो उसको लेकर हुआ है ना। फिर बहुत सारे लोग हो रहे थे, मतलब बहुमत क्या तो कहिए कि बहुत सारे एक पार्टी का जीते, फिर उनको कुछ नहीं मिला, दूसरा पार्टी में चले गए, तो उस परिस्थिति को देखते हुए ये दल बदल कानून लाया गया था। इसमें क्या था, दल बदल 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, वही 10वां अनुसूची एक जोड़ा गया। ये भी प्रश्न पूछा, 10वीं अनुसूची कौन संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ा गया, तो वही 10वीं अनुसूची में दल बदल रखा गया। अब इसमें कहा गया कि दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों को अयोग्य घोषित करने पर निम्न प्रावधान किए गए, यानी संसद है जो सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है दल बदल के आधार पर। अब कैसे दल बदल माना जाएगा? पहला कहा गया, यदि संसद का कोई स्वेच्छा से राजनीतिक दल त्याग कर दे जिस टिकट पर वो निर्वाचित होकर आया था, तब उसका सदस्यता रद्द कर देगा। दूसरा, यदि कोई संसद सदस्य सदन में अपने दल के निर्देश के विरुद्ध में वोटिंग करता है या वोटिंग नहीं करता, जब तक क्षमादान नहीं करता 15 दिन के अंदर में पार्टी, तो उसको भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तीसरा कहा गया कि यदि सदन का कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है, अगर निर्दलीय राजनीतिक पार्टी में, तब भी उसका सदस्यता रद्द कर देगा। चौथा कहा गया कि अगर कोई मनोनीत सदस्य 6 माह के बाद क्या करता हो, किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता, तब भी उसकी सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। तो ये 4 परिस्थिति रखा गया। वही उसके बाद 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के आधार पर निहारता का विवाद उत्पन्न होता है, तो इसका समाधान करने के लिए अगर मतलब बोला गया कि अगर इस निहारता के संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो उसका समाधान करने के लिए राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को किया जाएगा। लेकिन इसको न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है, लेकिन न्यायालय इसको क्या कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का जो निर्णय है ना, उसका न्यायिक समीक्षा कर सकता है। हाँ, वो उसका निर्णय वो नहीं करेगा, वो राज्यसभा में राज्यसभा ही करेगा, लोकसभा में लोकसभा ही करेगा निहरता संबंधी उसका दल बदल का। तो ये समझ लिया हम लोगों ने कि दल बदल किन परिस्थिति में उसकी सदस्यता को अयोग्य माना जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए 52 में कह रहा है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में किससे संबंधित है, तो वह दल बदल अनिहरताएँ से संबंधित है, जिसमें अयोग्य कब माना जाएगा, जिसमें हम लोगों ने 4 परिस्थिति देखा। स्वेच्छा से त्याग देता हो तो, यदि कोई दल के विरुद्ध वो वोटिंग करता हो तो, या वोटिंग में शामिल नहीं होता हो तो, जब तक क्षमादान नहीं करेगा 15 दिन के अंदर, तो घोषित किया जाएगा। तीसरा, अगर कोई निर्दलीय राजनीतिक पार्टी में चल जाएगा तो। चौथा, मनोनीत सदस्य कोई राजनीतिक पार्टी में आ जाएगा तो। उसके बाद फिर हम लोग ये भी देखा कि अगर इसके निर्वाचन निहरता से संबंधित, यानी कि जो इसका क्वालिफिकेशन है, डिसक्वालिफिकेशन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है, तो उसका निर्णय राज्यसभा में राज्यसभापति का सभापति करेगा, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा। हाँ, इसके निर्णय को न्यायिक समीक्षा न्यायालय करेगा। नेक्स्ट 50 में था, वह संविधान संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल प्रतिबंध लगाया गया, तो वह 1985 में 52वां संविधान संशोधन है,
जिसके तहत दल बदल प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें हम लोगों ने जाना कि किस तरह से दल बदल अधिनियम के तहत किसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जिसमें हम लोगों ने 4 कंडीशन को समझा। पहला में देखा हम लोगों ने किसी संसद के कोई सदस्य जब स्वेच्छा से कोई राजनीतिक पार्टी छोड़ देता हो, जिससे वह लड़का जिस टिकट पर वो आया है तो, या फिर कोई पार्टी के विरुद्ध वोटिंग करता हो या वोटिंग में शामिल नहीं होता हो, तब किया जा सकता है रद्द, जब तक उसको क्षमादान 15 दिन के अंदर में अगर क्षमादान नहीं करता तो ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। तीसरा कहा गया कि कोई निर्दलीय सदस्य राजनीतिक पार्टी में आ जाएगा तब रद्द हो जाएगा। चौथा कहा गया कि अगर कोई मनोनीत सदस्य 6 माह के बाद राजनीतिक पार्टी में आ जाता है तब उसका सदस्य रद्द कर दिया जाएगा। ये कंडीशन था, तो ये हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद यह भी हम लोगों ने जाना कि अगर दल बदल संबंधी अगर निहारता यानी डिस्क्वालिफिकेशन कर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष करेगा, न्यायालय में नहीं जाएगा। हाँ, उसके निर्णय को जो लोकसभा अध्यक्ष दिया है और सभापति दिया है उसके निर्णय को न्यायिक समीक्षा कर सकता है न्यायालय। तो ये था हम लोगों ने जाना, और बाकी शेष प्रश्नों का हम लोग अगले अध्याय में मिलेंगे। आपको यह क्लास कैसा लगा जरूर बताएं।